नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। EMRS-TGT हिंदी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए EMRS-TGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हम करेंगे ताकि परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आसानी से आप कर सको, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। तो देख लेते हैं हमारे देश का जो संविधान बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ। प्रश्न पूछ सकते हैं और आप लोगों को सभी को अच्छे से पता ही है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान ने 14 सितंबर यानी 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कब किया? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा हिंदी के संबंध में ये प्रावधान दिए गए हैं और इसीलिए हमारा जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान के भाग 5 व 6 क्रमशः यानी कि भाग 5 के अंदर 120 तथा भाग 6 में 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 44, 345, 346, 47, 48, 49, 50 तथा 51 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। वे हम एक बार देख लेते हैं इन तथ्यों को। तो इन प्रावधानों के साथ संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई। 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में मान्यता दी गई ये भी पूछ सकते हैं। तो अनुसूची 8 में संविधान की जो 22 भाषाएं हैं और कौन कौन सी 22 भाषाएं रही वे हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। जो ये 22 की 22 भाषाएं हैं ये हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी भाषा संविधान में 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आप लोग एक बार से फिर से रिवाइज करके इन सभी भाषाओं को देख लेते हैं। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है अंग्रेजी को, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है भोजपुरी को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये दोनों की दोनों भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। सन 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जब संशोधन हुए तो 1967 में जब 21वां संशोधन हुआ उसमें केवल एक भाषा को जोड़ा गया। और अगर पूछ लिया जाए तो शुरुआत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई तो 14 भाषाओं को मान्यता मिली। फिर उसके बाद एक को जोड़ दिया गया। 67 में 21वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जब 71वां संशोधन हुआ 1992 में, ये पूछ लिया जाता है भाई ये 3 जो संशोधनों में भाषाओं को जो जोड़ा गया उनके बारे में हमेशा प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना 1992 में जो संशोधन हुआ वो 71वां संशोधन था। जो 1967 में हुआ वो 21वां संशोधन था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो 71वें जो संशोधन में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में इन्हें जोड़ा गया। और 2023 में 92वें संशोधन में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 92वें संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, इनमें से 92वें संशोधन में जो जोड़ी गई भाषाओं इनमें से कौन सी नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाजी की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है। और राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। हम डिटेल से क्लासेस पढ़ चुके हैं पहले, आपको पीछे की क्लास देख करके सब अच्छे से समझ सकते हो। 343 में क्या है, 344 में क्या कहा गया, 345 में, 46 में, 47 में। इस प्रकार अब थोड़ा सा रिवीजन क्लास होने के कारण थोड़ा जल्दी हम परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल महत्वपूर्ण ही तथ्यों को जल्दी करेंगे, क्योंकि इनके बाद हमें इनके प्रश्न उत्तरों को भी करना है ताकि परीक्षा में हमें अधिक से अधिक इनसे संबंधित लाभ मिले। तो भाई वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं आगे।
अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। तो किस अनुच्छेद में मिली? हिंदी तथा देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता, तो वो अनुच्छेद 343 में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान को मान्यता दी गई और यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 में के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ये पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में होगा, ये बताया गया। तो अनुच्छेद 120 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ये बताया गया। तो उसके बाद देख लेते हैं राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 ईस्वी में हुआ। कितने सदस्य रहे, इनके अध्यक्ष कौन रहे, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग की नियुक्ति की। किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। और इसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य रहे। और इस आयोग का जो अध्यक्ष रहा BJ खरे यानी बाल गंगाधर खरे को बनाया गया। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई, जिसमें कुछ मुख्य सुझाव भी दिए गए। जो मुख्य सुझाव दिए गए उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 पे कहा गया कि हिंदी सार्वजनिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान कराना चाहिए। फिर 5वें नंबर पर देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए, तो ये भी इसमें कहा गया। उसके बाद संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो, ये भी बात उसमें बोली गई। और आगे बात करते हैं नंबर 8 पर, भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी हमारे जो है आयोग, राजभाषा आयोग 1955 में जो ये सुझाव दिए गए सभी इसमें बताए गए। तो बढ़ते 8 के 8 पॉइंटों को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा राजभाषा आयोग से संबंधित 1995 के सुझावों से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों देख सकते हो दोबारा से। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट, ये तो हमने कर ही लिया था 92वें संशोधन में 2003 में जब 92वां संशोधन हुआ, लेकिन जो ये भाषाएं 2004 में जोड़ी गई, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। ये बात उसमें कही गई। ये भी पूछ सकते हैं कब तक ये बात बोली गई, किस समय तक, यानी कि 1965 तक। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम 1976, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। 1976 में प्रमुख क्या तथ्य रहे, क्या कदम उठाए गए, प्रभावी कदम क्या रहे, तो देख लेते हैं। इन अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए, जो निम्न प्रकार से है। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, ये पूछ सकते हैं। 1976 के अनुसार भारत के राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सी वर्ग? क, ख और ग। क के अंतर्गत कौन कौन से राज्य रखे गए, ख के अंतर्गत कौन से राज्य रहे और ग के अंतर्गत कौन से रहे। तो इस प्रकार से इनमें ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा राज्य क वर्ग के अंतर्गत नहीं रहा या रहा, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना है, क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि शामिल किए गए हैं। ये सभी हिंदी क्षेत्रीय भाषाई क्षेत्रीय राज्य रहे हैं। उसके बाद ख वर्ग के क्षेत्र में देख लेते हैं पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र, केंद्रीय शासित
प्रदेश जो चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार ये शामिल किए गए। ख वर्ग के क्षेत्र में शेष सभी राज्य, जो बचे हुए शेष सभी राज्य और राज्य व संघ शासित क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कार्यालयों के क श्रेणी के राज्यों में भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी में भेजे जाएंगे, ये बात कही गई। और जो ख क्षेत्र के राज्यों में पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है और केंद्रीय कार्यालयों के प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, ये बात इसमें बोला गया। और हिंदी सरकार के कार्य क्षेत्रों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हिंदी व अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील या हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकता है, ये कहा गया। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो तो उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य होगा, ये बात भी उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन या अपील दे रहा है और अपने हस्ताक्षर हिंदी में कर रहा है तो आयोग को या उसका जो आंसर दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, वो हिंदी में ही देना अनिवार्य माना समझा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य कर रहे हों वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जाएगा, ये बात भी उसमें कहा गया। और उसके बाद बात करते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया। कई बार ये प्रश्न भी बन जाता है कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा उसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा भारती नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किस पत्रिका का प्रयोग किया गया, तो उसका नाम हो जाएगा राजभाषा भारती। और किस प्रकार की यह पत्रिका रही, साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक, तो त्रैमासिक पत्रिका के रूप में ये पत्रिका रही। और उसके बाद बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार जिस कर्मचारी ने मैट्रिक आदि परीक्षा में हिंदी ली थी तो उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा, ये बात भी इसमें कही गई। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने प्रयाग या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो उसे हिंदी में कार्य साधक माना जाएगा। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं केंद्रीय निदेशालय। भारत सरकार ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंदर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कार्य कर रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत कौन कार्य कर रहा है फिलहाल में, तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अभी कार्य कर रहा है। तो इससे संबंधित संवैधानिक स्थिति से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया, साथ ही इसके प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं ताकि तथ्य एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और जो अन्य नए तथ्य परीक्षा में पूछे जाने लायक है वे भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ के राजभाषा हिंदी को लिपि और देवनागरी की घोषणा की गई, ये अब तथ्य हमने अभी पढ़ा था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, सॉरी गलती से ए निकल गया, तो सी 343 के अंतर्गत अभी हमने ये तथ्य पढ़ा था, अभी ये देख रहे 340 तो हमारा गलत हो जाएगा। तो लेकिन आंसर की में थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है तो हम सुधार कर लेंगे, क्योंकि कई बार बुकों में गलत ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं, गलत आंसर भी में गलत दे दिए जाते हैं, तो हमारे इसमें सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की घोषणा की गई है, ये अभी हमने तथ्य अभी समझा था। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। राजभाषा संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया,
तो उसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा 344 में। उसके बाद बात करते हैं राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब पारित हुआ। तो राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब पारित हुआ, तो आप लोगों को पता ही है 7 जून 1995 में राजभाषा आयोग के गठन को पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष रहे बीजे खेर, प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें बताया गया लोकसभा के 20 सदस्य व राज्यसभा के 10 सदस्य रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं राजभाषा आयोग की संतुष्टियों की जांच के लिए समिति का कितनी बैठकें हुई। तो राजभाषा आयोग की संतुष्टियों की जांच के लिए समिति में कितनी बैठकें हुई ये पूछा गया है। तो समिति में कुल 26 बैठकें हुई। उसके बाद अशोक के समय की राजभाषा क्या थी, तो आप लोगों को पता ही है अशोक के समय में राजभाषा पूछी हुई है, तो राजभाषा पाली दी गई और आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा रही है। तो मुस्लिम शासन में जो राजभाषा रही है वो रही है हिंदी। उसके बाद जो बात करें, कई बच्चे अरबी भी लगाएंगे या फारसी उर्दू कुछ भी लगाएंगे, लेकिन उस समय जो राजभाषा थी वो हिंदी ही थी, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। तो किस भाषा को राजभाषा का पद मिला अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से, तो जो फारसी भाषा का जो पद मिला। उसके बाद बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बना दिया गया। उसके बाद बात करते हैं आगे, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया। तो सबसे पहले पत्र व्यवहार करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद हिंदी सभ्य देशों की अदालतों में उसके नागरिकों की बोली और लिपि का जो प्रयोग किया जाता है, यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा थी न प्रजा की। जो ये कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, किसका कथन है। अगर कथन संबंधी प्रश्न पूछ लिया जाए तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों से। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा हिंदी देश की एकता का कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। जो यह कथन भी दिया गया है, यह कथन किसका है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो संविधान की धारा 120 के अनुसार जो संसद में कार्य है वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा, ये उस बात इसमें कही गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा में जो संबंध स्थापित करने की अनुमति इसमें दे सकता है। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम पारित होने का जो समय था वो था 25 अप्रैल व 7 मई 1963। अधिनियम, राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1995 7 जून 1995, लेकिन राजभाषा अधिनियम पारित होने का जो सन है वो 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को रहेगा। और राजभाषा जो अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। फिर बात आती है संशोधन की, तो संशोधित कब हुआ। तो संशोधित होने का जो समय रहा 1967, 5 वर्ष बाद उसे संशोधित किया गया। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा गया। तो हमने अभी पढ़े थे क, ख और ग। क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग।
बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा, तो किस भाषा में देना होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंदी में। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र अपील आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हो तो उस पत्र का जो उत्तर है वो हिंदी में ही देना अनिवार्य होगा। ये हमने अभी पढ़ा था, केवल हिंदी में। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पदोन्नति अंग्रेजी में भेजे जाने का निर्देश दिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग वर्ग में। और राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा हुआ है भाई, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा किसी भी पत्र या अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग में पत्र भेजे जाए ये बिल्कुल सही है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में हो तो उसका अनुवाद अवश्य ही संलग्न किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही कहा गया। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार करे चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए, ये इसमें असत्य दिया हुआ है। तो राजभाषा के अधिनियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे जाएं और यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। जो ये बात कही है ये किस वर्ग के बारे में बताया गया है? तो किस वर्ग के राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क वर्ग के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसका जो अनुवाद है हिंदी में भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि वे हिंदी प्रदेशी क्षेत्र रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। अभी हमने लास्ट में ये पॉइंट पढ़ा था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? आप लोगों को पता ही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजे खरे रहे, जो कि 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 345 जो है वो राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से संबंधित बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। एक संघ या दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा थी। जो ये बात है ये किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 346 में। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित जो है वो किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधायकों आदि के प्रयोग में की जाने वाली भाषाओं का जो उल्लेख बताया गया है वो किस में है? तो अनुच्छेद 348 में इसका उल्लेख दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आगे। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है वो किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 349 में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड
इसमें प्रश्न को हम दोबारा से देख लें। अनुच्छेद में शिकायतों को दूर, ये की पॉइंट हमने पकड़ लिया है। तो शिकायतों को दूर करने की जो बात कही है, विभेदन को में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख है वो 350 में दिया गया है। तो इसमें भी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख दिया गया है? तो ये 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख इसमें बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख बताया गया है? तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बताया गया है? तो ये राजभाषा आयोग के गठन की प्रक्रिया का निर्देश जो दिया गया है वो संविधान के 351 में इसका उल्लेख बताया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति के जो पदेन अध्यक्ष है वो किसे माना गया है? किसके अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का जो गठन है वो किया जाता है? तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कै क्षेत्र के जो राज्य हैं, कै क्षेत्र के जो राज्य इनमें से कौन शामिल है? कै क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो राज्य है दिल्ली। उसके बाद भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या रही है? तो आप लोगों को सभी पता है अंग्रेजी व हिंदी को अभी भारत की राजभाषा माना गया है, केवल हिंदी को नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन रहा है, क्योंकि परीक्षा में ये पहले भी जब प्रश्न आया था तो वहाँ हमें जो आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को उसमें सही किया गया था। DSSB में ये पूछा गया प्रश्न रहा है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए जो योजना शुरू की गई उस योजना का नाम है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद योजना। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें से कौन सा नगर जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो अहमदाबाद जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया? तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया है वो है फ्रैंक एंथनी ने। बढ़ते हैं आगे। संविधान के 92वें अधिनियम संशोधन में 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया है? ये आप लोगों को पता ही है। 4 भाषाओं को कौन कौन सी? जो बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। उसके बाद बात करते हैं आगे। संविधान के 71वें जो संशोधन हुआ अधिनियम उसमें 1992 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? अभी हमने पढ़ा था 2003 की भाषाओं को, 4 भाषाओं को जोड़ा, जो कि 92वां संशोधन हुआ था। 71वें संशोधन में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई वे भाषाएं रही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद बात करते हैं आगे। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो आप लोगों को पता ही है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। ये प्रश्न हमारा कट गया है। तो ये तीनों की तीनों तो है, लेकिन जो चौथी ऑप्शन में होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया हुआ है प्रश्न उत्तरों के साथ तथ्यों को कर लिया है, और इसी तरह रेगुलरिटी के साथ अपनी तैयारी को और आगे बढ़ते हुए करते रहना है। कल की परीक्षा में आपको बिल्कुल भी 23 तारीख की जो आपकी हिंदी की परीक्षा होगी उसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल शांत मन से अपनी तैयारी पर और अपने आप पर भरोसा करते हुए परीक्षा को देना है, और इसी तरह अपनी सफलता की तरफ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए चलना है। हर रोज़ हम हिंदी से संबंधित एक क्लास लेकर के आपके साथ आते रहेंगे। इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।
पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू एंड परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।